अस्सलाम वालेकुम जनाब। फिजिकल वालों को तो शक्ल भी नजर आ रही है, स्क्रीन भी नजर आ रही है और कैमरा भी नजर आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन वालों कैमरा, आवाज और स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है? क्यों लाइट मुनासिब है मेरे ख्याल में, बहुत वाजे। जी ठीक है जी, ऑल क्लियर है। गुज़िश्ता दिन हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था और स्टार्ट करते साथ ही मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि चैप्टर ही खत्म हो जाए, लेकिन फिर बहुत ज्यादा ब्रेकें लगाई। पार्टनरशिप को पहले अच्छी तरह से समझा था। पार्टनरशिप बेसिकली कुछ लोग मिलजुल के एक काम कर रहे हैं, फिर हमने उसको समझा था डिटेल में। पहले हमने ये देखा था कि चंद लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो कलेक्टिवली फर्म कहला रहे हैं, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहला रहे हैं। हर पार्टनर जो भी एक्ट कर रहा है वो एजेंट के तौर पे कर रहा है अपनी फर्म के। तो जिस तरह से वो पार्टनर एजेंट है फर्म का, तो फर्म उस एजेंट के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका एक्शन उनका एक्शन कहलाएगा अगर इसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में रहते हुए किया। तो इसका मतलब है वो पार्टनर जब भी अपने बिजनेस के लिए कोई काम करेगा तो ये बोला जाएगा कि फलाना पार्टनरशिप ने ऐसा किया। अच्छा, जो थर्ड पार्टीज हैं वो पार्टनर्स में से किसी एक को भी पकड़ लें या सबके सबको पकड़ लें, वो उनकी मर्जी थी। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप का कुछ अरेंजमेंट देखा था, फिर हमने इसकी 5 मेन कंडीशंस देखी थी। इसको हमने कहा था टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसको हमने कहा था एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में हमने कहा था कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं। 2 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की कैद पार्टनरशिप लॉ ने नहीं बताई, लेकिन बैंकिंग के लॉ ने कहा 10 से ज्यादा ना हो, कंपनी के लॉ ने कहा 20 से ज्यादा ना हो। हाँ, अगर प्रोफेशनल्स हो तो 20 से ऊपर हो सकते हैं, तो मसला है। क्योंकि अगर इतनी तादाद से ऊपर बन जाएंगे तो लॉ ये कहेगा कि आप कंपनी बना लो, आप पार्टनरशिप के तौर पे नहीं चल सकते। तो ये हम लोगों ने पार्टनरशिप में देखा था कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बंदे हो। फिर अगली बात देखी थी कि प्रॉफिट होना शर्त है, प्रॉफिट का हिस्सेदार होना शर्त है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंडेटरी शर्त है, चाहे 1% ही क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सेदार हर पार्टनर होगा। लॉसेज में हिस्सेदार हो ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट में सब लोगों को हिस्सेदार होना जरूरी है। तो यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मस्ट थी, ये चीज हमने देखी थी। फिर हमने कहा था कि हर पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलना जरूरी है, लेकिन हर वो शख्स जिसको प्रॉफिट का हिस्सा जाता है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन जाता। तीसरी शर्त हमने देखी थी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। अगेन तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, 5 चीजें। एग्रीमेंट हो, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, लेकिन पसंदीदा कौन सा है? रिटर्न। एक ऐसा एग्रीमेंट हो जो पार्टनर्स के दरमियान हो, जिसमें लिखा हो कितने पार्टनर्स हैं, क्या क्या नाम है, उनमें से कौन कौन कैपिटल लेके आ रहा है, कौन कौन स्किल्स लेके आ रहा है, किसको एक्स्ट्रा से सैलरी मिलेगी, किसको एक्स्ट्रा से इंटरेस्ट मिला करेगा, किसका कितना फीसद शेयर होगा, लॉसेस में कौन कौन हिस्सेदार होगा, प्रॉफिट में इनके आपस में क्या क्या हिस्से बनेंगे। उसके अलावा छोटे 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 से बहुत सारे, जितनी ज्यादा बातें डिफाइन कर लें उतना अच्छा है, उतना कम से कम कंफ्यूजन होती है। फिर हमने कहा जी पार्टनरशिप एक डीड बन जाएगी तो ये एग्रीमेंट के मुताबिक चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे ये डिपेंड करता है उन्होंने पार्टनरशिप की क्या मुद्दत रखी है, उसके ऊपर हम आज बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारा हो गया। फिर हमने कहा था कि म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर बंदा दूसरों का एजेंट हो, हर बंदा जब काम करे तो बाकी सब उसके लिए प्रिंसिपल बन जाए और वो उनके बिहाफ पे काम कर रहा हो। यानी कि ये पार्टनर्स एक दूसरे को बाउंड कर सकते हो लीगल अरेंजमेंट में, एक जाके कॉन्ट्रैक्ट कराए और पूरी फर्म बाउंड होगी उस कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि वो इनका नुमाइंदा था जो इनके बिहाफ पे वहां पे गया था। एंड देन हमने कहा था देयर मस्ट बी अ बिजनेस, कंबाइंड जॉइंट बिजनेस होना चाहिए। हर कोई अपना अपना बिजनेस ना कर रहा हो,
ये सब मिल के फर्म के नाम से कोई बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स के मुताबिक एक ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें नियत प्रॉफिट की होती है। प्रॉफिट मिलना ना मिलना वो किस्मत की बात है, वो बात की बात है, लेकिन अगर एक एक्टिविटी से इरादे से शुरू की कि इसमें हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये वाली एक्टिविटी बिजनेस कहलाती है। तो हमने कहा था कि ये आपस में बिजनेस कर रहे हो, ये 5 चीजें जिस अरेंजमेंट में पूरी हो जाए हम कहेंगे कि वो एक पार्टनरशिप है। आपने इसकी अंग्रेजी देखी, कुछ चीजें शुरू में आपने पढ़ी, जो शुरू में आपने पढ़ी वो ये थी कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि ये बेसिकली एक रिलेशन है डिफरेंट पर्संस के दरमियान जो आपस में एग्री करते हैं और वो मिलजुल के काम करते हैं, पार्टनरशिप होती है। फर्म और पार्टनर को हमने अलग अलग किया था कि कलेक्टिवली वो फर्म कहलाएंगे और अकेले अकेले क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। एक्ट ऑफ फर्म, फर्म का एक्ट, फर्म तो इंसान है ही नहीं, इन 4 लोगों को कलेक्टिवली हम फर्म कह रहे हैं, फर्म कोई अलग इंसान थोड़ी है, यही 4 लोगों को इकट्ठा करके बोलो तो ये फर्म है। तो एक्ट ऑफ फर्म का मतलब होगा इन लोगों का एक्ट, वो एक्ट जो इन्होंने, कोई भी एक्ट, कोई काम करना या ओमिशन या कोई चीज अगर ये छोड़ देते हैं, बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर, इन ये सारे मिलके करें या इनमें से कोई भी करे, या अगर कोई फर्म का कोई और एजेंट जो आपने अपॉइंट किया वो करे, which gives rise to a right enforceable by or against the firm, इनमें से कोई भी एक ऐसा काम करे जिसकी वजह से एक लीगल मामला क्रिएट हो जाए। भाई इनमें से जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टीज के साथ, मैं फलाना फर्म का नुमाइंदा हूं, मैं उस फर्म का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूं, तो अगर वो इनका नुमाइंदा है तो ही हैज द पावर कि वो इनके बिहाफ पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है। और थर्ड पार्टी हमने किसे कहा था, थर्ड पार्टी जो बाहर के लोग हैं, यानी कि देखिए एक पार्टी हो गई फर्म, एक पार्टी हो गई उसके पार्टनर्स, तो तीसरी पार्टी है थर्ड पार्टी जो फर्म से डील कर रहा है, बाहर का बंदा, इन लोगों के अलावा जो बाहर का बंदा है वो कहलाएगा थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस आप लोगों ने देखी, इसमें कोई सवाल? थर्ड पार्टी यूज्ड इन रिलेशन टू फर्म, ओहो ये एरर है, ये फर्म है। Third party used in relation to firm or to a partner therein means any person who is not a partner in the firm। जब फर्म पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो इन पार्टनर्स के अलावा जो भी बाहर का बंदा होगा, जो भी बाहर का बंदा होगा वो थर्ड पर्सन है। इसलिए मैंने कहा एक पर्सन है फर्म, एक पर्सन है ये पार्टनर, और तीसरा बंदा यानी कि वो जो इनमें नहीं है, जो बाहर से जो भी आएगा वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। फिर आप लोगों ने थोड़ी सी और अंग्रेजी देखी, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, फिर इसमें बैंकिंग बिजनेस में 10 वाली बात, फलाना जगह 20 वाली बात, मैक्सिमम नंबर 20 से ऊपर हो सकते हैं अगर प्रोफेशनल्स की हो तो। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? ऑनलाइन वालों के माइंड पे सवाल लेता हूँ जी। ये 2 और मोर पर्सन वाली बात समझ आई? ये जहन में रह के ये पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया, ये किसी और कानून नंबर्स बताए हैं। पार्टनरशिप एक्ट ने कम से कम 2 पार्टनर्स का जिक्र किया, ज्यादा से ज्यादा की कोई बात नहीं की। फिर हमने कहा था कि एग्रीमेंट हो जिसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हो, इनमें से कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरा पॉइंट, नेम, देखिए ऊपर हमने क्या कहा, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। उन्होंने कहा फर्म का मेन बिजनेस कहाँ होगा जी, पता लगे फर्म का मेन बिजनेस इस जगह पे, इस शहर में, ये इनकी बिल्डिंग है, ये इन्होंने किराए पे ली हुई है, यहाँ ये मेन काम कर रहे होंगे। ओके, अच्छा ऊपर वाला तीसरा पॉइंट, मैं तीसरे को दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहा था, ऊपर से तीसरा, इन पाकिस्तान पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली के मेंबर्स मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो दिखने में तो पार्टनरशिप है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ। जब एग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। हालांकि स्टेटस क्या है, फैमिली मेंबर्स है, मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं, तो अगेन मतलब को ओनरशिप के लिए अपना अपना एसेट का हिस्सा होना चाहिए ना, यानी कि वो फैमिली मेंबर्स मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने आपस में एग्री कुछ नहीं किया हुआ, तो मैं उसे पार्टनरशिप नहीं कह सकता। वालदेन की जायदाद बच्चों को मिल गई, सारे सारे बच्चों को, और बच्चे उससे बिजनेस कर रहे हैं, ये भी पार्टनरशिप नहीं है। यानी पार्टनरशिप तब होगी जब एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो और वो बकाया 4 शर्तें भी पूरी हो। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि हम अचानक से कह दें लो जी तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, चलो इनको पार्टनरशिप कह देते हैं। पार्टनरशिप उसे कहेंगे जिसमें उनका इरादा भी हो कि वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अगर चंद भाई मिलजुल के इत्तेफाक से, अखुवत से, भाईचारे से रहते हैं और मिलजुल के काम करते हैं तो भी वो पार्टनरशिप नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर उन्होंने इरादतन एग्री किया है जबानी या लिख के कि वी आर पार्टनर्स, तो फिर वो पार्टनर बनेंगे। तो इसका मतलब है कि स्टेटस नहीं, हम देखने में जो पार्टनर नजर आ रहे हैं उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। जो एग्री कर चुके हैं कि वी आर पार्टनर्स, उनको हम पार्टनर कहेंगे। तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप क्रिएट ही एक एग्रीमेंट से होती है, ये किसी स्टेटस से नहीं होती। क्या आप कहें यार वो चार दोस्त हैं, बड़ा मिलजुल के काम करते हैं, हर काम मिलके करते हैं, बड़ा जबरदस्त वो है, और उन्होंने आपस में कुछ एग्री नहीं किया हुआ, तो फिर हम कहेंगे कि वो मिलजुल के रहने वाले दोस्त हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, बट उनको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं आती, एग्रीमेंट से आती है। स्टेटस की कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं, जैसे जॉइंट फैमिली, जैसे कानून की तरफ से कुछ लोगों को जो है वो इनहेरिटेंस वगैरह मिल जाए कि हाँ भाई ये आप लोगों ने मिलजुल के इसको डील करना है, सक्सेशन विरासत वगैरह से। तो बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं, नीचे एग्जांपल्स हैं, ये बेशक याद ना भी हो, रूल ये है कि स्टेटस नहीं, एग्रीमेंट बताएगा क्या पार्टनरशिप है या नहीं। इस पेज पे कोई सवाल? जी, एग्रीमेंट में आगे जाके अगर एडिशन करना चाहें तो विद द कंसेंट ऑफ 100% ऑल द पर्संस, उसमें बाद में चेंजेस की जा सकती हैं। जी, यहां तक क्लियर? फिर हम थोड़ा सा आगे गए और हमने रूल पढ़ा कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस कैरी होना जरूरी है, बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। चैरिटेबल काम को पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमने कहा था कि इक्वली भी शेयर कर सकते हैं और कोई भी और प्रोपोर्शन तय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि लॉस भी सब शेयर करें, लॉस का शेयर करना 100% जरूरी शर्त नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का शेयर करना शर्त है। तो हो सकता है एक बंदे ने 2 करोड़ रुपया दिया वो और चंद सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा कि तुम लोग सर्विस प्रोवाइड करो, मेरे 2 करोड़ आ गए, अब मैंने इतना बड़ा कैपिटल दे दिया, अगर नुकसान हुआ तुम लोगों का जिम्मा, प्रॉफिट होगा तो हमारा ये परसेंटेज है, लॉस हुआ तो तुम चार जो डील कर रहे हो तुम लोग भुगतोगे, मैं नहीं डील करूंगा। दिस कैन हैपन कि एक बंदा सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार हो और लॉस का हिस्सेदार ना हो, पार्टनरशिप में दिस इज अलाउड। डन। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि हर पार्टनर एजेंट है और हर बंदे के एक्शन फर्म को बाइंड कर सकता है अगर उसने फर्म के लिए किया है। बाइंड करने का क्या मतलब होता है? फर्म बाउंड हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, लीगली वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी कि एग्रीमेंट इसने किया है, फर्स्ट फर्म जाएगी, लीगली फर्म के जिम्मे है उसको अदा करना, और अगर अदा नहीं करेगी तो वो थर्ड पर्सन केस कर सकता है इनके ऊपर कि इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। फर्म को ना पता हो तो ऐसी फर्म को डूब जाना चाहिए जिसको यही ना पता हो कि उसके पार्टनर क्या कर रहे हैं। अब टेक्निकली अगर दुनिया को आपने बताया है कि ये मेरा पार्टनर है, ये जब आपके पास आएगा और जो आपसे डील करेगा ये मेरे बिहाफ पे करेगा, अब कल को वो बंदा फ्रॉड कर जाए तो थर्ड पार्टी का तो कोई कसूर नहीं, उसने इनके साथ फ्रॉड किया है। थर्ड पार्टी इन चार लोगों को देख रही थी कि ये चार शरीफ लोग हैं, उनमें से एक शरारती निकला, कोई बात नहीं, वो कहेंगे यार अजीब आदमी था, चलो मैं बाकी पार्टनर से जाके रिकवर कर लूंगा। बाकी पार्टनर्स पाबंद होंगे उस बंदे के एक्ट पे, क्योंकि वो उसने फर्म की कैपेसिटी में रह के किया। हाँ, उनको देने के बाद, थर्ड पार्टी को देने के बाद फिर ये ढूंढेंगे और बंदे पे मुकदमा करवाएंगे और कहेंगे कि इसने हमारे साथ भी धोखा किया। तो इन चारों में से कोई भी धोखा करे, थर्ड पार्टी की नजर में फर्म ने धोखा किया, थर्ड पार्टी तो रिकवर करके अपने साइड पे हो जाएगी, फिर ये आपस में देखते फिरेंगे कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बंदे को पार्टनरशिप से निकाल रहे हैं, अगर एक बंदा सही नहीं है तो फिर नोटिस दें, अपने थर्ड पार्टीज को बताएं कि ये बंदा चला गया हमारे पास से। अगर आप नहीं बताएंगे उन्हें तो फिर आप फंस जाएंगे उसके सारे कामों के लिए। जिन्होंने प्री रिजल्ट की क्लासेस ली हैं शायद उन्हें याद हो एस्टॉपल, एस्टॉपल वाला मामला, कि अगर आपने कह दिया कि ये हमारा एजेंट है तो बाद में फिर आप फंस जाते हैं जब तक कि आप उन्हें नहीं बताते कि इसको हम फारिग कर चुके हैं। जी, म्यूचुअल एजेंसी नीचे मैंने आपको ब्रेक लगा दी थी, मेरे ख्याल में मैंने कहा था कि आप इसे ना पढ़े, ऐसे ही है, यहां तक आपने पढ़ा। फिर आप लोगों ने एक टेबल देखा होगा, वो टेबल यहीं कहीं फिर रहा होगा, पार्टनरशिप और को ओनरशिप का टेबल आपने देखा। यहाँ पे सामने के हाजरीन के जितने सवाल है मुझे बताएं, फिर मैं ऑनलाइन लोगों की तरफ जाऊं। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है हिस्सा। पार्टनरशिप में अपना हिस्सा यानी अपनी जगह किसी और को पार्टनर बना देना आसान नहीं है जब तक कि सारे एग्री ना करें। यानी अगर एक बंदा कहता है जी मैं चाहता हूं कि मेरा हिस्सा फलाना को चला जाए, तो जब तक सारे एग्री नहीं करेंगे उसका हिस्सा, क्योंकि क्या हुआ था शुरू में सब इकट्ठे हुए थे, चार पार्टनर्स, चारों को एक दूसरे की कैपेसिटी का पता था, हाँ भाई बड़ी मुशक्कत करने वाला बंदा, चलो इसको 25% शेयर दे देंगे। थोड़ा सा टाइम गुजरे, वो कहे जी मैं अपना 25% अपने दोस्त को देना चाहता हूँ, क्यों मानेगा कोई?
और अगर माने तो फिर सबको मानना, अगर सारे इकट्ठे बैठे और मिलके मान जाए कि ये बंदा अपना हिस्सा, अपना इंटरेस्ट, ये सूद वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये हिस्से वाला इंटरेस्ट है, ये जो उसका पार्टनरशिप में जो भी हिस्सा है, अगर वो अपना हिस्सा दूसरे बंदे को देना चाहे तो विद द परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स देना होगा। जबकि को ओनरशिप में वो बंदा अपना जितना फीसद एसेट उसका है, वो अपने हिस्से का एसेट अगर किसी और को ट्रांसफर कर देता है बगैर दूसरे वाले बंदे से पूछे, ये अलाउड है। जी फिजिकल ऑडियंस, फर्स्ट टू लाइन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट or of gross returns arising from property by person holding a joint or common interest in then property does not itself make such person partner। वो कह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में से आने वाले रिटर्न्स, ग्रॉस रिटर्न्स जो टोटल से पैसे आ रहे हैं, या उस प्रॉपर्टी से कोई भी, प्रॉपर्टी से मुराद है एसेट, लॉ में वर्ड एसेट के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है अक्सर जगह पर, जमीन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है, तो हम आम जबान में जो प्रॉपर्टी बोलते हैं वो जमीन के लिए बोलते हैं। लॉ के अंदर प्रॉपर्टी का लफ्ज नॉर्मली एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है और जमीन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है। तो कहना चाह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या किसी भी किस्म का कोई ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम एनी एसेट बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट वही हिस्सा, कि अब वो लोग जो कि किसी एसेट को कंबाइंड ओन करते हैं, उस एसेट से आने वाला प्रॉफिट, उस एसेट से आने वाला बेनिफिट अगर उनमें आपस में तकसीम हो रहा है, does not of itself make such person partners। इस वजह से ये लोग खुद ब खुद पार्टनर्स नहीं हो जाएंगे, ये कंबाइंड हिस्सेदार माने जाएंगे, को ओनर है, क्योंकि इनके दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि हम लोग मिलजुल के एक बिजनेस करेंगे। एक एसेट है जो कुछ इसका है कुछ उसका है, वो अपने हिस्से से कमा रहा है, ये अपने हिस्से से कमा रहा है, तो ये एसेट के अंदर तो कंबाइंड ओनर है, लेकिन इनके दरमियान पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए वो पांचों शर्तें पूरी होनी जरूरी है। जी ले जी, असल में कहना क्या चाह रहे हैं, ये आप इस लाइन का जिक्र कर रहे होंगे, यहाँ पे नीचे एक छोटी सी लाइन, ये वाली ना, ले जी, ये जुमला पढ़े ना पढ़े बराबर है, पढ़ लेते हैं। दोज प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म्स। यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। आसान अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी आप पढ़ेंगे और पार्टनरशिप में भी आप पढ़ेंगे बहुत सारी बातें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे रूल्स पार्टनरशिप पे भी चल जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? बट दैट आर नॉट इनकंसिस्टेंट, जो उससे इनकंसिस्टेंट नहीं है, किससे? पार्टनरशिप एक्ट से। इसका मतलब है पार्टनरशिप एक्ट फर्ज करें ये नहीं बताती कि वो किसे कहते हैं, कंपिटेंट पर्सन किसे कहते हैं, फर्ज करें पार्टनरशिप के लॉ में नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, कंपिटेंट पर्सन कहां से उठाएंगे उसकी डेफिनेशन? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक रूल बताया हुआ है कि ये काम कम से कम 3 लोग करेंगे, और पार्टनरशिप कहती है ये काम 2 लोग करेंगे। अब क्लैश आ गया। अब अगर हम पार्टनरशिप पढ़े और हम पार्टनरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर क्लैश आ गया तो पार्टनरशिप का लॉ वैलिड होगा, क्लैश नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे रूल्स पार्टनरशिप पे भी अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रूल्स जो पार्टनरशिप में नहीं दिए हुए, उनके लिए हम रेफर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली नॉलेज यहाँ काम आएगी। याद नहीं मैं कह रहा था जॉइंट प्रोमिसेस वाली बातें हैं, एजेंसी वाली बातें हैं। अब पार्टनरशिप में एजेंसी का जिक्र हो या ना हो, जॉइंट प्रोमिसर का जिक्र हो या ना हो, लेकिन वो रूल जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लेते हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाते हैं। डन। तो ये जुमला बेसिकली कोई खास बात नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट वाले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी यूज कर सकते हैं जब तक कि वो क्लैश में ना हो, और अगर क्लैश में हो तो फिर कौन सा फॉलो होगा? पार्टनरशिप। डन जी। ले जी, एक अहम सवाल आया, अगर एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है तो क्या वो पार्टनर रहेगा? मैं एक काम करता हूं, मैं सवाल मजीद रिपीट करता हूं। इन्होंने कहा अगर वो ट्रांसफर कर दे तो क्या पार्टनर रहेगा? मेरा दूसरा सवाल है, क्या आने वाला बंदा पार्टनर बन जाएगा? मेरा तीसरा सवाल है, क्या उस आने वाले बंदे को फौरन से सारा हिस्सा मिल जाएगा? मेरा चौथा सवाल है, क्या वो प्रॉफिट का हिस्सेदार भी बन जाएगा? मेरा पांचवा सवाल है, बाकी पार्टनर मानेंगे नहीं मानेंगे? मेरा छठा सवाल ये है कि अगर फर्म बीच में बंद हो गई तो क्या होगा? मेरा सातवां सवाल ये है कि क्या ये चैप्टर में हमने पढ़ना है? नहीं, चैप्टर 13 के अंदर हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक लाइन में तस्करा किया उन्होंने
कि ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब चैप्टर 13 में मौजूद है। इसी पार्टनरशिप में थोड़ा सा आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम चैप्टर 13 में ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को समझ रहे होंगे कि वो उसके बाद क्या होता है। तो अभी हमने सिर्फ उतना पढ़ा है कि ये पॉसिबिलिटी पार्टनरशिप में विद परमिशन है और को ओनरशिप में विदाउट परमिशन है। इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे इस वक्त कानून में पढ़ेंगे, लेकिन वक्त आने पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, तीन पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं। एक मिनट, थर्ड पार्टी ने अगर फर्स्ट पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे नहीं पता कि वो बाकियों का पार्टनर है, तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन ने पर्सनल नाम पे उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब पार्टनरशिप का दूर दूर तक जिक्र भी नहीं आया होगा। पार्टनर का ऐसा एक्शन तो पार्टनरशिप का एक्ट कहलाता ही नहीं, इसमें तो फर्म का तस्करा ही नहीं है। अब आगे सवाल क्या है? अब वो फ्रॉड करेगा तो वो पर्सनल कैपेसिटी में पकड़ा जाएगा ना भाई। उसने कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं पार्टनरशिप के नाम पे, भाई मैं अगर कहीं पे भी लाइफ में फर्ज करें मैं मरी में एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं और बाद में वो स्कैन पहुंच जाए, जी स्कैन्स के आब्दी साहब के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कहेंगे भाई कौन सा मरी में जाके कौन सा स्कैन्स के आब्दी साहब। हाँ, लेकिन अगर मैं स्कैन्स के प्रेमिसेस में स्कैन्स का कागज पकड़ के एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और मैं नीचे प्रिंसिपल स्कैन ये फाइनल के साइन कर दूं और उसके बाद मैं फ्रॉड करूं, अब वो स्कैन को पकड़ सकता है। तो ये एक्ट ऑफ पर्सन डिफाइन करता है, वो बंदे की एक जाती कैपेसिटी है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, प्लस वो एक पार्टनर है किसी फर्म में या वो किसी जगह का एम्प्लॉय है। तो जो उसने एग्रीमेंट किया है ना, इसको देखा जाएगा कि क्या वो एग्रीमेंट ऐसा है कि वो बाइंड कर रहा है अपनी फर्म को, वो जो जुमला लिखा हुआ था। तो आपकी एग्जांपल में अगर तीन पार्टनर में से एक पार्टनर का नहीं पता थर्ड पर्सन को, तो थर्ड पर्सन तो इस नियत से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो उस अकेले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उस अकेले बंदे के साथ ही डील करेगा। जी, ऑन फिजिकल यूजर्स। लॉ की लैंग्वेज में प्रोफेशनल किसे कहते हैं? प्रोफेशनल वो होते हैं जो किसी खास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को लेते हैं। एक क्वालिफिकेशन होती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसके बाद आप एक प्रोफेशन के मेंबर बन जाते हैं और फिर आपको प्रैक्टिस करने की इजाजत होती है। प्रैक्टिस, आपके जो लॉयर्स हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, आपने सुना होगा लॉयर्स लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, ऑडिटर्स प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रोफेशनल्स वो हैं जिनकी एक प्रोफेशनल फील्ड है, जिनके हाथ में जो क्वालिफिकेशन आती है वो यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो एक खास किस्म की कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है जो ये नहीं बताती कि आप 16 जमातें पास हैं, 18 जमातें पास है या 14 जमातें पास हैं। वो जैसे हमारा सीए, जैसे डॉक्टरी है, डॉक्टरी को हम ये नहीं कहेंगे कि इतनी जमातें पास है, डॉक्टरी एक अपनी एक अलग डोमेन चल पड़ी। तो वो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसके बाद आप एक ऐसे शख्स बन जाते हैं जो अपनी फील्ड में प्रोफेशनल कहलाता है और उसको प्रैक्टिस करने की इजाजत मिल जाती है, तो ये प्रोफेशनल है। जी, सामने की यूजर्स में से जी, पार्टनरशिप में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? मतलब ये कैसे होगा कि जी हम कहेंगे जी ये मामला जो है वो इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब होता है वो जो समझा जाए। तो अगर आपको पता है कि ये चार पार्टनर्स इसी बिल्डिंग में होते हैं और इस बिल्डिंग में आके जब भी इनमें से किसी एक से मिलकर डील करें तो सबके सब पाबंद होते हैं। अब ऐसे में जब आप उस बिल्डिंग में पहुंचे और उन चार में से एक बंदा बैठा नजर आया, उसने नहीं बोला कि मैं पार्टनर्स के बिहाफ पे बैठा हुआ हूं, लेकिन उसकी वहां मौजूदगी से ये इम्प्लाइड है कि वो उनका पार्टनर है और ये इंप्लाइड है कि वो उनके बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहा हो। उसकी नियत थी अपने बिहाफ पे एग्रीमेंट करने की, लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि ये एक इंप्लाइड हुआ है क्योंकि आपने उसकी पोजीशन को वही समझा जिस सीट पे वो बैठा हुआ था। तो कभी कभी एक बंदे के एक्शन से, एक बंदे की पोजीशन से आप खुद ब खुद चीजें समझ जाते हैं, वो इंप्लाइड हो जाती हैं। जी, जी, अब अगेन इम्प्लाइड के कई मतलब वही बात है ना कि इम्प्लाइड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा सर यहाँ एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो इम्प्लाइड लिखा हुआ है आपस में, अगेन आपस में हमने क्या कहा कि आप एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर सकते हैं बोल के या लिख के, और अगर पार्टनर्स के दरमियान बहुत पहले तय पाया था कि यार एक काम करते हैं हम साल बाद इकट्ठे होंगे और मिलजुल के काम करना शुरू करेंगे, साल बाद दोबारा से कागज नहीं भरा लेकिन इकट्ठे काम करना शुरू कर दिया। अब ये जो साल बाद इकट्ठे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, सेक्शन का क्या मतलब है? पार्टनरशिप शुरू हो गई है। तो कभी कभी आप एक्शन से भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई इनके दरमियान ये मामला तय पाया है। तो एक्सप्रेस होता है जो बोल के या लिख के हो और इंप्लाइड होता है जो एक्शन से हम जज कर सकें।
जी सामने के हजरात, अब तो जबरदस्ती वाले सवाल भी खत्म हो गए। जितना मुझे मौका देंगे मैं उतना पढ़ा दूंगा। हाँ बहुत सारे मैसेज नहीं, ठीक है सवाल कम है बस। अब जो सवाल अब तक आए हैं उसके बाद नहीं होंगे। 12:06 है। 12:06 कहाँ से है? ये घंटा पीछे चल रहा है। ठीक है जी सर, फर्म और कंपनी में फर्क बता दें। यकीन करें मेरा बड़ा दिल था फर्क बताने का, और यकीन करें फर्म और कंपनी का फर्क किताब में दिया हुआ भी होता था, अब गायब कर दिया उन्होंने। मतलब चैप्टर में ऐड तो कुछ करना नहीं था, गायब कर दी चीजें। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं इस पे बात करता, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब अभी आप लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो मेरी असम्पशन ये है कि आप लोगों को कंपनी लॉ नहीं पता, जो पोस्ट वाले हैं उनको पता है। तो जब खाली पोस्ट वाले रह जाएंगे तो उस वक्त फिर मैं कंपनी और फर्म के डिफरेंस पे थोड़ी सी बात कर लूंगा। अभी इस टाइम पे मासूम अजहान है, परेशान होंगे, अभी कंपनी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो कंपनी पढ़े बगैर अगर मैं कंपनी और फर्म का फर्क बताऊंगा तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इस सवाल को होल्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 महीने बाद के लिए। यकीन जी, फर्स्ट स्लाइड की लास्ट लाइन हो गई हमारी। सर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप हो सकती है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट भी पार्टनर बन सकती है आपके साथ किसी भी अरेंजमेंट में। नॉर्मली इसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ एक इंसान का जॉइंट वेंचर, तो ये पॉसिबल है। सर एवरी पार्टनर ऑफ प्रॉफिट इज पार्टनर वाली बात बता दें। जी, हर वो शख्स जो पार्टनर है शुड बी अ पार्टनर ऑफ प्रॉफिट, कम अज कम। लॉस का पार्टनर है या नहीं है वो जरूरी नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सेदार होना हर पार्टनर के लिए जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी का लास्ट पॉइंट क्या लिखा है म्यूचुअल एजेंसी में सर? नहीं जी, दो लफ्ज हैं, एजेंट और प्रिंसिपल। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है ये सब आपस में एक दूसरे के एजेंट हैं। एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरों के बिहाफ पे काम करता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं जिसके बिहाफ पे काम होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एजेंट इन सेंस में कि ये बाकी पार्टनर्स को अपने एक्ट से बाउंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल इस सेंस में कि वो बाकी पार्टनर्स की एक्ट पे बाउंड होगा। यानी कि हर पार्टनर खुद काम करेगा तो वो एजेंट बन जाएगा, बाकी प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, और जब कोई और काम करेगा तो ये पार्टनर उसके लिए। तो ये अजीब से लोग हैं जो प्रिंसिपल भी हैं एजेंट भी हैं, खुद ही मालिक भी हैं खुद ही नौकर भी हैं। अच्छा जी, अच्छा लोग जज्बातियों के सवाल लिखना शुरू हो गए भाईजान, अभी इतने सारे सवाल हैं। ये एग्रीमेंट का लास्ट पॉइंट ये मेरे ख्याल में हमने डिस्कस किया है, हो गया जी, ठीक है। नहीं ये वाला, अगर पार्टनरशिप का एक रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, ओरल बातें तय हुई भी हो, तो जो कॉमन रूल 1932 में जो ज्यादातर जो कॉमन रूल्स हैं लॉ के, हम फिर उन्हीं को फॉलो करेंगे कि भाई वो तो फॉलो होने ही होने हैं। एग्रीमेंट इसके अगेंस्ट तो वैसे भी आप नहीं कर सकते। सर प्रोफेशनल्स की लिमिट तो 20 से ज्यादा ही है। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल्स की लिमिट 20 से ज्यादा है। प्रोफेशनल 20 से ज्यादा की वो फर्म बना सकते हैं, उनको कंपनी बनाने की शर्त नहीं होगी। सर ट्रांसफर इंटरेस्ट में अगर ये करके वो करके ऐसे करके वैसे करके वैसे हो जाए, जी बिल्कुल, चैप्टर 13 में हम ये सारे ऐसे वैसे वाली बातें पढ़ेंगे। सर अगर पार्टनरशिप किसी वजह से खत्म हो जाए तो बचा हुआ हिस्सा किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? ये बात आप एग्रीमेंट में लिखते हैं। असल में हिस्से दो तरह के होते हैं, एक हिस्सा होता है असासों में और एक हिस्सा होता है प्रॉफिट्स में। अब आप लोगों की वो जो इंट्रो एग्जाम्ट हुई है ना, उसने काम अच्छा खासा खराब कर दिया। देखिए फर्ज करें 4 पार्टनर है, एक है मेहनती, बल्कि 2 मेहनती लोग हैं और 2 पैसे वाले लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि हम, पैसे वालों ने कहा हम पैसे देंगे और मेहनत वालों ने कहा हम मेहनत करेंगे, और आपस में तय कर लिया हम चारों बराबर के हिस्सेदार, 25-25-25-25%, ऐसे ही हो गया। जो पैसे वाले थे वो लेके आए 20-20 लाख रुपए। फर्म का टोटल एसेट कितने हो गए? 40 लाख। पार्टनर्स कितने कितने के हिस्सेदार हैं? 25-25। 2 दिन बाद एक पार्टनर कहे यार बंद करते हैं पार्टनरशिप को, अपना अपना हिस्सा लेते हैं चलते हैं। वो जो स्किल वाला है 25% प्रॉफिट का हिस्सेदार था, अगर वो 25% का हिस्सेदार था तो क्या वो असासों में भी 25% का हिस्सेदार था? इसका मतलब आपको तय करना पड़ेगा, शुरू में तय करना पड़ेगा
कि प्रॉफिट्स का हमारा क्या हिस्सा होगा और वो जो पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है, जो पार्टनरशिप के जो एसेट्स होंगे वो किस तरह से तकसीम होंगे। तो कभी कभी ये रूल होता है कि शुरू में जो लेके आए हैं उन्हीं का काउंट होगा, साल गुजरने के बाद इन लोगों का 10-10% राइट बन जाएगा, मजीद साल गुजरने के बाद फर्ज करें मजीद 10-10%, तो होता ये है कि 2-3 साल बाद ये सब बराबर हो जाते हैं कि हाँ भाई अब जो कंपनी चल रही, फर्म चल रही है वो इनकी मेहनत और इनके पैसे दोनों से बराबर चल रही है, अब सब हिस्सेदार हो गए, अब आगे पार्टनरशिप जब बंद होगी सबको हिस्सों में बराबर बराबर मिल जाएगा। तो प्रॉफिट का हिस्सा और एसेट्स का हिस्सा इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपस में क्या अरेंजमेंट है। तो अगर डाउट है तो ऐसा ना हो कि ऐसे साल बाद एक दूसरे से लड़ रहे हो, अभी लिख दें एग्रीमेंट में कि हमारा प्रॉफिट का हिस्सा कितना है और अगर ये फर्म बंद हो जाती है तो हमारा एसेट्स में आपस में क्या क्या हिस्सा होगा। ठीक हो गया, बाकी 2 रिपीट हुए हुए सवाल हैं और आगे कुछ लोग सवाल पूछना ही शुरू हो गए। ठीक हो गया, अजान अजान बता दीजिएगा, मुझे आवाज बड़ी हल्की सी आ रही है। हो रही हो गई, खत्म हो गई आवाज। अब एक भाई ने रोते रोते कहा सर बहुत कोशिश की मगर टाइम नहीं गुजरा, स्टिल मेरे पास आधा घंटा आ गया, खत्म करना पड़ेगा चैप्टर, क्या कर सकते हैं, इंसान तो कोशिश ही कर सकता है। चलें कुछ मजे मजे की बातें करते हैं। आपको पता है मेरी मजे मजे की बातें तो पढ़ाई वाली होती हैं। हर वो शख्स जो फर्म में पार्टनर है शुड बी अ पार्टनर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सेदार होना चाहिए। और रिवर्स जुमला क्या था, हर प्रॉफिट का हिस्सेदार जरूरी नहीं कि पार्टनर। तो कभी भी अगर आप देखें कि एक पार्टनरशिप वाले अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसी को दे रहे हैं तो खबरदार उनको पार्टनर काउंट नहीं करना। देखते हैं किताब ने कुछ ऐसी बातें बताई। एक तो को ओनरशिप में आपको समझ आता है कि को ओनरशिप में वो एक ही एसेट के प्रॉफिट को शेयर कर रहे होते हैं तो हरगिज वो एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं बन जाते क्योंकि बाकी शर्तें पूरी नहीं हो रही होती। किताब ने कुछ और एग्जांपल्स दी, कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो हमने चैप्टर 13 में पढ़नी है, कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो मैं अभी बता भी सकता हूँ। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। कंक्लूसिव कहते हैं हतमी। तो प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट किसी को मिल जाना ये इस चीज का हतमी सबूत नहीं है कि ये इनके दरमियान आपस में पार्टनरशिप है। कुछ एग्जांपल्स दी उन्होंने कहा लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करने लगे थे, एक बड़े आदमी के पास गए, उससे कहा जी आपसे उधार चाहिए। उसने कहा अच्छा चलो उधार दे देता हूँ, तुमने मेरा उधार ये तो वापस करना ही करना है और अपने पहले 2 साल के प्रॉफिट्स का 20% भी मुझे देना। एक बंदे ने उधार देते हुए कहा कि ये उधार मुझे वापस चाहिए, मैं सूद नहीं लूंगा, वो तो एक गलत बात है, लेकिन 2 साल का तुम्हारा जो प्रॉफिट है उसमें 20% का शराकतदार हो। ये पार्टनरशिप नहीं है।
उसने प्रॉफिट का हिस्सा मांगा है, लेकिन उसने पार्टनरशिप में एंटर होने का नहीं कहा। ना कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि वो बंदा एज अ पार्टनर आ रहा है। आपने उसके साथ क्या तय किया, तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस करेंगे और 2 साल तक जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 20% पहले तुम्हें दिया करेंगे, क्योंकि तुमने हमें पैसे दिए और तुम हमसे सूद नहीं ले रहे। जी एसेंशियल पूरे हो रहे हैं। क्या वो एजेंट है हमारा? मैं तो पहले एसेंशियल पे हाथ रखा और आउट हो गया मामला। तो इतनी जल्दी जज्बाती होके नहीं कह देना कि सर एसेंशियल तो सारे पूरे हो रहे हैं, पहले एसेंशियल पक्के तो कर लें। तो वही बात है, हर पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है। अब वो लेंडर हमारा एजेंट कहाँ है? तो ऐसे में अगर एक बंदे ने लोन दिया और उस लोन के बदले हम उसको प्रॉफिट में कुछ अरसे तक हिस्सा दे रहे हैं, दैट डज नॉट मेक दैट पर्सन पार्टनर। ये एग्जांपल समझ आई? सेकेंड एग्जांपल देते हैं, सर्वेंट और एजेंट एज रेम्युनरेशन। फर्ज करें आपका एक सर्वेंट है या आपका एक एजेंट है, आप उसे कहते हैं कि यार देखो तुम दिल लगा के काम करो, तुम्हें हम ना प्रॉफिट में से 10% हिस्सा देंगे अगर तुमने बड़ा अच्छा काम किया। कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन अपने कुछ एम्प्लॉइज को या अपने कुछ एजेंट्स को प्रॉफिट में एक छोटा सा हिस्सा दे देते हैं, तो उससे वो लोग बड़ा दिल लगा के काम करते हैं और कोशिश करते हैं बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, ताकि उनको सैलरी के अलावा प्रॉफिट का भी एक हिस्सा मिल रहा हो। तो अगर आपने अपने किसी इंप्लॉई को, किसी सर्वेंट को, किसी एजेंट को, किसी इस तरह के बंदे के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया कि तुम्हें हम प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम हमारे पार्टनर हो, तो ऐसे में वो बंदा पार्टनर नहीं बना, हालांकि वो प्रॉफिट का हिस्सेदार है। हम एक लिस्ट देख रहे हैं उन लोगों की जिनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाते। सेकेंड एग्जांपल समझ आई? तीसरा, विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पर्सन एज एन्विटी। डिजीज पर्सन, मर गया हुआ बंदा, फौत हुआ हुआ बंदा। अगर एक बंदा मर गया और वो पार्टनर था, फर्स्ट 25% का पार्टनर था, तो वो जब मर गया तो उसके घर वालों ने कहा जी हाँ भाई बंदा मर गया, सासों में जो इसका हिस्सा है वो दे दें और इस साल का जितना प्रॉफिट इसके कैलकुलेशन का बन रहा है वो हमें दे दें। तो इन्होंने कहा जी हमारे पास इस वक्त तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन चलें अगर आप कहते हैं तो हम आपस में एक मुआयदा कर लेते हैं, जब तक हम आपको आपकी असल रकम वापस ना कर दें, हम हर साल आपको प्रॉफिट का इतने % दे दिया करेंगे। भाई वो बंदा हयात था, वो काम कर रहा था, मेहनत करता, 25% शेयर ले रहा था। आप एक काम करें, आप मेहनत ना करें, हम आपको प्रॉफिट का 10% दे दिया करेंगे और आपका पैसा इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर जब हम आपका पैसा वापस कर दें तो ये 10% खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक मरे हुए पार्टनर के बीवी बच्चों से इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लें कि हम आपको जब तक पैसे वापस नहीं करते तब तक हम आपको प्रॉफिट का इतना हिस्सा सालाना देते रहा करेंगे। इसको हम एनवीटी भी कहते हैं कि आप एक पीरियोडिकल टाइम के ऊपर उनसे वादा कर लेते हैं कि जी हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा जिस विडो को मिल रहा है या जिस बच्चे को मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन गए। अगर उससे इन्वेस्टमेंट की थी मतलब वो स्किल वाला नहीं था, ठीक है, फिर उसको 25% ही मिलेगा बेटा। अब अगेन ये डिपेंड करता है ना कि उस वक्त कौन तगड़ा है। एक भाई ने कहा कि फर्स्ट करें वो स्किल वाला नहीं था, वो पैसे वाला था, तो असल गेम तो उसके पैसे से होती थी। उसने पैसे, खाली पैसे नहीं ना होते, कई दफा आप बीच में एडवाइसेस भी दे रहे होते हैं, कई दफा आप सारी काबीना में भी बैठ रहे होते हैं, लेकिन स्टिल अगर वो एक साइलेंट सा पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर ऐसा होता है पैसा लगा के साइड पे बैठा हुआ होता है, ठीक है यार तुम लोग करते रहो, बस मुझे हिस्सा देते रहना है। अगर तो वो इस तरह का पार्टनर था तो ऐसा हो सकता है कि आपस में तय करें। देखिए ये मैंने जो रूल बताया कोई कंफर्म रूल नहीं है कि 25 का 10 मिलेगा, मैंने एक एग्जांपल दी है। तो एग्जाम्पल कैन बी की हो सकता है वो कैश का पार्टनर हो, 25% उसको जाता हो, उसके घर वाले जाके कहेंगे जी अब हमें वही 25% दें, और वो लोग कहें नहीं हम तो नहीं देते, तो फिर घर वाले कहेंगे अच्छा फिर हमारा हिस्सा दे दें। तो फिर आपस में अफामो तफहीम से जो बात एग्री हो इनके दरमियान, अगर उस बात की वजह से उन घर वालों को प्रॉफिट का हिस्सा मुसलसल मिलता रहे लेकिन उन्हें वो पार्टनर ना हो, तो खबरदार हमने उन्हें पार्टनर नहीं कहना। बात समझ आ रही है? छोटे छोटे केस स्टडीज आ सकते हैं, सिचुएशन दे दें एक बंदा ऐसे ऐसे करके यूं हिस्सा ले रहा है, बताओ वो पार्टनर है या नहीं है। तो पार्टनरशिप की शर्तें 5 जरूरी है। देन अ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, जब एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी को ट्रांसफर कर देता है, ये इसके ऊपर हम लोगों ने आगे बड़ी डिटेल से बात करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी आगे हम लोगों ने इस पे और एक और एलिमेंट आगे आ रहा है माइनर वाला, ये दो चीजें हम लोगों ने आगे चैप्टर 13 में डिटेल से डिस्कस करनी है। तो अगर एक बंदा अपना हिस्सा किसी और को एलोकेट कर दे, फॉर एग्जांपल एक बंदा कह दे जी मैं पार्टनर तो हूं, मैं काम करता रहूंगा, बस मेरा हिस्सा आपने मस्जिद को दे दिया करने हर दफा, तो मस्जिद पार्टनर नहीं बन गई खुद ब खुद। मस्जिद को हालांकि प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है,
लेकिन इस बंदे ने अपना हिस्सा मस्जिद के हवाले किया कि मेरा हिस्सा मस्जिद को दे दिया करें, मैं काम करता रहूंगा, बस मेरा हिस्सा मेरे बजाय मस्जिद को दे दें। तो अगर एक ट्रांसफरी हो, किसी को एक बंदे का हिस्सा ट्रांसफर हो गया हो, ट्रांसफरी का मतलब है जिसको हिस्सा ट्रांसफर हो गया हो, तो ये वाले पॉइंट पे फिलहाल कैरी फॉरवर्ड लगा देते हैं। मैंने मोटा मोटा बताया है, लेकिन हम आगे जाके से डिटेल से पढ़ेंगे। सेम इसी तरह से ये भी पॉइंट है, माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। कभी कभी एक माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में शामिल कर लेते हैं, कब कैसे कहां, ये हमने थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना है। तो अभी आपने इसके अल्फाज पे परेशान नहीं होना, हो सके तो अपनी किताब पे लेड पेंसिल से कैरी फॉरवर्ड लिख दें, ताकि घर जाके भी पढ़ के परेशान ना हो, क्योंकि मुझे पता है जिससे रोका है वो आपने लाजमी पढ़ के परेशान होना है। तो ये दो पॉइंट्स अभी हमने तफसील से डिस्कस नहीं किए, ये माइनर के ऊपर हम एक पूरा यूनिट पढ़ रहे होंगे, बड़ा कंप्रीहेंसिव लंबा चौड़ा सा, कि ये क्या मामला है। अच्छा, प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर, कोई पिछला मालिक या थोड़े से हिस्से का मालिक, as consideration for the sale of goodwill or share of it। एक बंदा हमारा पार्टनर था, पार्टनरशिप शुरू हुई, कुछ अर्से बाद उसने कहा कि जी मैं पार्टनरशिप से निकलना चाहता हूं, लेकिन पार्टनरशिप की आज जो गुडविल है इसमें मेरी भी वजह से, मैंने भी मेहनत की है, तो मैं पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूं, मैं अपना हिस्सा ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैंने इतने अरसे सर्व किया और इतने अरसे तक चीजें चलती रही, तो मैं 2 साल तक 5% प्रॉफिट का लेना चाहता हूँ। फिर देखेंगे सारे आपस में एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बंदा छोड़ने के बाद भी कुछ अरसे तक अपनी वो जो गुडविल है या वो जो ओवरऑल फर्म अच्छी चली है उसका बेनिफिट लेता रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी को प्रॉफिट का हिस्सेदार इसलिए बना दें कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा आदमी था, अब छोड़ के गया है, लेकिन उसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगले 2 साल 3 साल तक उसको थोड़ा थोड़ा सा दे देंगे, उसके बाद तो ये हमारा ही है। ये सारी बातें तब होंगी जब आपस में एग्रीमेंट हो, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये बात नहीं होगी। तो ऐसा हो सकता है कि एक जाता हुआ पार्टनर अपने हिस्से का शेयर के अलावा भी आपसे कह दे कि अच्छा चलें जी, थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट का हिस्सा यूं करके दे दिया करें। ये ऐसा हो सकता है कि कहे मैं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मेरा हिस्सा जो एसेट्स में जब तक वापस नहीं करते तब तक मुझे इतना प्रॉफिट देते हैं। अब वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उसे प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है, तो खाली प्रॉफिट का हिस्सा जाने से कोई पार्टनर बन जाता, अनलेस के एग्रीमेंट में ये तय हो कि वो हमारा पार्टनर है। तो हमने पढ़ा ये कि हर प्रॉफिट का हिस्सेदार पार्टनर नहीं है, देयर आर सम केसेस जहां पे एक बंदे को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। ये उसकी चंद एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी। क्लियर जी? जी अगेन, अब अगर एक बंदा मर गया तो उसका हिस्सा किसको मिलेगा? उसके बच्चों को। हिस्से का एक बड़ा मजे का रूल होता है, जब बच्चों को एसेट मिलते हैं ना तो बच्चों को लायबिलिटीज भी मिलती हैं। अगर उस बंदे के जिम्मे उस पार्टनरशिप के 2 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे और उस पार्टनरशिप के पास उसका 10 लाख रुपया पड़ा हुआ था, तो वो लोग 2 लाख पहले डिडक्ट करेंगे, फिर बकाया देंगे। अच्छा फर्ज करें उस बंदे का पार्टनरशिप में हिस्सा था 10 लाख और उसने पार्टनरशिप के देने थे 15 लाख और मर गया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम घर वालों से आके कहेंगे जी 5 लाख तुम लोग दो। घर वाले या लीगल वर्सा मैक्सिमम वहां तक लायबल होंगे जितना उस बंदे का हिस्सा घर वालों को मिला है। तो ये रूल होता है कि जो बच्चे हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको जब वालिद की जायदाद मिले तो फिर उस जायदाद में से वालिद की पेंडिंग लायबिलिटीज अदा करना उनके जिम्मे होता है, लेकिन मैक्सिमम उस हद तक जितना उन्हें जायदाद मिली है। ये बात मैंने पहले भी प्री में भी कही थी, अभी भी बता दूं, जैसे मैयत पे ऐलान होता है खास तौर पे कि जी इस बंदे ने, इस मरे हुए बंदे ने, इस मैयत ने किसी के कोई पैसे देने हैं तो अभी आके इसके बच्चों को बता दें। बंदे के दफन होने से पहले तक इतना जरूरी बात है कि ऐलान किया जाता है, क्योंकि लेन देन है तो जरूर बता दिया जाए। तो ऐसे में जैसे हमने कहा डिजीज पार्टनर का शेयर, तो अगर वो मर गया और उसके जिम्मे कुछ हिस्सा नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर वो माइनस में चला गया था तो घर वालों से हम पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर वो प्लस में था तो घर वालों को वो प्लस मिलेगा। अगर माइनस में गया तो उनकी प्रॉपर्टी में से फिर कैसे? जी अगर माइनस में गया तो वही बात है कि उसके पास जितना था, यानी उस बंदे के असासे बच्चों को ट्रांसफर होने से पहले उस बंदे की पहले सारी लायबिलिटी सेटल होंगी, जो बचेगा वो बच्चों में ट्रांसफर होगा, और अगर कुछ नहीं बचा तो लॉस बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर एंड रिजल्ट माइनस है तो बच्चों को वो ट्रांसफर नहीं होगा, और एंड रिजल्ट अगर थोड़ा सा पॉजिटिव है तो वो बच्चों को मिलेगा।
लेकिन जो नेगेटिव है वो प्रॉपर्टी से ले सकती है। वही तो अभी बात की है मैंने कि प्रॉपर्टी तो कह रहे घर से बच्चों से लेके बच्चों से नहीं लेंगे। नहीं, उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसी के अपने जाती नाम पे है, जो उस बंदे का अपना जाती मामला है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस बंदे की जितने भी एसेट और जितनी भी लायबिलिटीज, अब जितने भी एसेट में सारे एसेट आ जाते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज आ जाती है। एसेट और लायबिलिटी तो पढ़ के आए होंगे जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ, कम से कम FR1 जितने जोशो खरोश से चल रहा है, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि एसेट लायबिलिटी का नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग तो ऐसे कह देते हैं सर वो इंट्रो तो पता नहीं क्या, इंट्रो तो एग्जाम्प्ट। ठीक है, ठीक है जी। सवाल ये कि एक बंदे के मरने के बाद अगर उसका कोई बच्चा बड़ा हो, क्या वो पार्टनरशिप में जगह ले सकता है? ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ना, अ माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, इसमें मैं यही वाली बात एक्सप्लेन करूंगा। ये हम आगे जाके जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये होता है कि एक बंदा पहले से ही मेंशन कर देता है कि ये बच्चा, और फिर कल को वो बच्चा बड़ा होकर पार्टनर भी बन जाता है, लेकिन उसका एक अलग, एक पूरी दुनिया अलग है, वो बड़े डिटेल से रूल्स है जी। वाइफ इसमें नहीं आ, इसमें माइनर चाइल्ड आता है। वाइफ ट्रांसफर ही बन सकती है, पार्टनर तब बने जब सारे पार्टनर्स एग्री करें। किसी को पार्टनर बनाने के लिए, किसी को पार्टनरशिप से निकालने के लिए रजामंदी चाहिए जी। पार्टनर्स के हिस्से में आता है, बाकियों को भी देना। बाकी से क्या मुराद? अंदर काम करें तो इनको कुछ प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, जिनको प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाते हैं ना, वो लॉस के हिस्सेदार तब होंगे जब आपने बहुत ज्यादा एक्सप्रेसली लिखा होगा, वरना रूल ये है कि लॉस का हिस्सेदार हर कोई नहीं होता, प्रॉफिट के सब होते हैं हिस्सेदार। तो अगर आपने प्रॉफिट का किसी को हिस्सेदार बनाया तो फिर आप उससे ये तय करें कि अगर लॉस होगा तो क्या तुम लॉस में भी हिस्सेदार हो। तो अगर लॉस आपने नहीं तय किया तो प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना उनसे हम कुछ लेंगे। क्लियर? लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, उन्होंने कहा पार्टनरशिप एक्ट shall not apply to a relationship where a banking company has provided a loan to any partnership and partnership shares a share of profit with that bank। उन्होंने कहा अगर किसी बैंक से लोन लिया हुआ और उसके साथ आप शेयर कर रहे हैं तो इस चीज के ऊपर पार्टनरशिप अप्लाई नहीं करेगी। इंतहाई मजे की बात है, ये वाली बात उन्होंने तकरीबन शुरू में एक दफा तो कर दी थी, वो स्टार्टिंग वाली बात थी। तो कहना ये चाहते हैं कि बैंकिंग कंपनी अगर पार्टनरशिप को लोन दे और उस लोन के बदले उनसे प्रॉफिट का हिस्सा मांगे तो पार्टनरशिप का लॉ अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि उस रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ये बात हमने ऊपर पढ़ी थी। तो आप चाहें तो ये वाली लाइन काट दें, चाहे तो ये बड़े वाला काट दें। बड़े वाला काट के आपको ज्यादा खुशी होगी, लेकिन ऊपर छोटी वाली लाइन काट दें ज्यादा अच्छा। नीचे कितने प्यारे प्यारे अल्फाज हैं, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, द पार्टनरशिप एक्ट, नंबर भी तो लेने हैं ना जी। बात समझ आई? इस सफे पे हमने सिर्फ ये देखा है कि हर प्रॉफिट का हिस्सेदार पार्टनर नहीं होता। कुछ हिस्सेदार ऐसे हो सकते हैं जो बगैर प्रॉफिट के हिस्से, बगैर लॉस के हिस्से के भी हों। प्रॉफिट के हिस्सेदार सारे पार्टनर्स को होना जरूरी है और प्रॉफिट के सारे हिस्सेदार का पार्टनर होना जरूरी है जी। थर्ड पॉइंट में अगर उसने एक से ज्यादा थर्ड पॉइंट में अगर उसने एक से ज्यादा शादी की हुई है तो फिर ऑब्वियसली पार्टनर्स मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या उन्होंने उन सारी बीवियों को हिस्सा देना है, किसी एक बीवी को हिस्सा देना है। तो ये आपस में उनका इज़्दवाजी और जाती मामला है। तो कहने का मतलब है कि जो आपस में तय होगा, जो भी आपस में तय होगा, अभी हम बैठ के रूल नहीं देखें। मैं ये भी नहीं बता सकता कि अगर 3 बच्चे हैं तो पार्टनरशिप वाले तीनों को बराबर बराबर शेयर देना एग्री करते हैं या कहते हैं ये बड़ा वाला इसको ज्यादा शेयर दे देंगे। जो उनका आपस में उस वक्त तय पाया वो कानून में हो सकता है शुरू में एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया हो। कितनी प्यारी बात हो जाए कि शुरू में मेंशन हो कि किसी की ड्यूरिंग पार्टनरशिप डेथ हो जाए तो उसका सारा हिस्सा उसके बच्चों में इस तरतीब से डिवाइड हो जाए। अब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट पहले से बना, बच्चे तो बाद में भी आ सकते हैं, तो हो सकता है उसमें ये ना डिफाइंड हो कि किस किस बच्चे का कितना कितना हिस्सा। तो अगेन दीज आर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, ये बाद में भी आपस में एग्रीमेंट हो सकता है। मतलब हर चीज लॉ में नहीं लिखी, लॉ ने इशारा दे दिया कि यार आपस में एग्रीमेंट कर लेना, जो तय कर लो वो चल जाएगा जी। पार्टनरशिप डीड को क्या हम बाद में चेंज कर सकते हैं? आज से तकरीबन कोई 40 मिनट पहले ये सवाल आया था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। पार्टनरशिप की 2 किस्में, पार्टनरशिप
एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पढ़ाऊंगा तो आप आगे नहीं पढ़ाने देंगे, तो काम करता हूँ आगे वाला पढ़ा देता हूँ। यस, बस अब अचानक से ही आ गया, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो आपने कहा नहीं सर वो अगला टॉपिक है, वो बड़ा टॉपिक है, वो ऐसे करके लें जी। एक टॉपिक हमने बीच में से स्किप किया है ताकि ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर ने 2 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, क्योंकि अगले चैप्टर पे पहले मेरी नीयत खराब है 1 दिन वाली। लें जी, टाइप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की किस्में। इन्होंने अलग अलग तरह के वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं वो बताए हैं और आपको एक्सप्लेन किया है कि वो क्या क्या होते हैं। एक तो एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर कौन है? जो असल में पार्टनर है, जो आपको सबको नजर आ रहा है, हाँ भाई 4 पार्टनर है, ये बंदा इस फर्म का पार्टनर है। कभी कभी एक ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी होता है, जो सबको लग रहा है कि पार्टनर है। 4 बंदे पार्टनर्स हैं, चारों के चारों पार्टनर है, उनमें से एक बंदा पार्टनरशिप वालों ने निकाल दिया, लेकिन निकालने के बाद बताया नहीं थर्ड पार्टीज को कि हमने निकाल दिया। तो थर्ड पार्टी की नजर में अभी भी वो चारों पार्टनर्स हैं। 3 एक्चुअल पार्टनर है, एक ऑस्टेंसिबल पार्टनर है। ओखा सब ऑस्टेंसिबल, इसका मतलब है जो पार्टनर दिखता हो, जो लग रहा हो कि पार्टनर। तो पार्टनरशिप की जो सबसे कॉमन किस्म है पार्टनर्स की वो ये है कि वो जो सामने सामने नजर आ रहे हैं ना पार्टनर, वो एक्चुअल पार्टनर्स। डन। देन स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, ये साइलेंट पार्टनर की तरह की एक चीज है। एक काम करता हूं मैं पहले साइलेंट आपको पढ़ा देता हूं, फिर इस तरफ आएंगे। साइलेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर क्या होता है? 3-4 पार्टनर में से एक पार्टनर ने ये कहा कि भाई एक काम करता हूं मैं पैसे दूंगा, लेकिन मैं मामलात में नहीं बोलूंगा, मैं खामोश होकर बैठा रहूंगा, तुम लोग जो मर्जी करते रहना, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो 4 पार्टनर्स हैं, सबको पता है कि यहाँ 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, और सबको पता है कि डी खामोश है, डी इश्यूज वगैरह में नहीं बोलता, ना डिसीजंस लेता है, डिसीजन ए बी और सी करते हैं। ए बी और सी को कहेंगे एक्टिव पार्टनर्स, और डी जो कि मौजूद है लेकिन खामोश है उसको कहेंगे साइलेंट पार्टनर। साइलेंट पार्टनर का मतलब एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता कंपनी के बिजनेस में, डे टू डे अफेयर्स को नहीं देख रहा होता, प्रॉफिट का इसको क्या हिस्सा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो आपस में तय किया हुआ होगा। अक्सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो साइलेंट पार्टनर होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स को पता होता है काम कैसे करना है, इन्वेस्टर को पता होता है पैसे कैसे देने, उन्होंने पैसे दिए और उनके बाद कहा यार तुम लोग करते रहो, ठीक है, एग्रीमेंट में कागज पे हम नजर आ रहे हैं, सबको पता है हम पार्टनर हैं, लेकिन काम हमने नहीं करना, तुम लोगों ने करना है। तो जो काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं। और जो पार्टनर होते हैं दुनिया को भी पता होता है पार्टनर होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते और वो सारा एक्टिवली नहीं चीजों को लेके चल रहे होते, वो साइलेंट पार्टनर है। वो प्रॉफिट एंड लॉस के वो जो हिस्सा तय किया वो हिस्सा लेते रहते हैं, लेकिन वो सामने आके प्रॉपर मैनेजमेंट के डे टू डे इश्यूज को संभालते नहीं है, ना ही उसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं। साइलेंट पार्टनर समझ आया? दोबारा सुन लें जुमला। वो पार्टनर जो दुनिया को पता है कि इनका पार्टनर है, लेकिन वो अफेयर्स में इन नहीं होता, सबको पता है यार वो बंदा सिर्फ इन्वेस्टर है, वो बैठा हुआ है, वो उनका पार्टनर है, लेकिन उसने डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन इन 3 ने लेना है। तो लोग उन तीनों से ही डीलिंग करते हैं, उस चौथे से डीलिंग नहीं करते, जिसके बारे में उन्हें पता होता है कि वो साइलेंट है। जी जी, क्या साइलेंट पार्टनर फर्म को बाइंड कर सकता है? सबको पता होता है ये साइलेंट है, ये काम नहीं कर रहा, तो अगर वो एकदम से किसी के साथ डील करने लगे ना, तो वो एक दफा तड़प के पूछते हैं बाकी से कि भाई ये तो साइलेंट था, क्या इसके साथ डील कर लें? तो सबको पता है कि हाँ भाई ये साइलेंट है, तो वो साइलेंट बंदा अगर किसी से डील करने की कोशिश करेगा तो ये एक मशकूक बात है। तो एहतियातन थर्ड पार्टीज को चाहिए कि एक दफा कंफर्म कर लें कि क्या उन्होंने इस बंदे को डील करने की इजाजत दी है या नहीं दी है। अदरवाइज अगर उससे डील करेंगे तो है तो वो पार्टनर, लेकिन एहतियातन थर्ड पार्टी को चाहिए कि कंफर्म कर ले कि हाँ भाई इसको क्या इजाजत और क्या नहीं है। जी जी, पार्टनर दूसरे पार्टनर को किस बेसिस पे निकाल सकते हैं, चैप्टर 12 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, साइलेंट पार्टनर समझ आया? साइलेंट पार्टनर समझ आया। साइलेंट का बड़ा भाई आखिरी साइलेंट, स्लीपिंग पार्टनर। साइलेंट वाला मौजूद है और खामोश है, स्लीपिंग वाला तो साथ वाले कमरे में जाके सो रहा है ही नहीं, गायब है,
अब मेरा जुमला याद करें, साइलेंट पार्टनर मैंने कहा था जो दुनिया को पता हो कि पार्टनर है बट खामोश हो। स्लीपिंग में कहूंगा एक ऐसा पार्टनर जो दुनिया को भी ना पता हो कि पार्टनर है, लोग समझते ही हो कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी। वो जो चौथा वाला पार्टनर वो स्लीपिंग है, इसका मतलब है दुनिया को भी नहीं पता वो पार्टनर है, और ऐसे में उससे डील करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि लोगों की नजर में 3 लोग हैं जो सामने हैं और वो यही समझते हैं कि ये 3 पार्टनर है। तो स्लीपिंग एक ऐसा पार्टनर है जिसका होना भी, जिसकी एग्जिस्टेंस भी लोगों को नहीं पता, और स्लीपिंग जिसकी एग्जिस्टेंस लोगों को पता है कि ये पार्टनर है लेकिन खामोश रहता है। साइलेंट, सॉरी, मतलब साइलेंट जिसकी एग्जिस्टेंस लोगों को पता है लेकिन खामोश। तो साइलेंट है जो खामोश है बट मौजूद है, स्लीपिंग है जो खामोश भी है मौजूद भी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को कोई स्लीपिंग पार्टनर हमें छोड़ के चला गया तो हमें थर्ड पार्टीज को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पहले ही नहीं पता था। लेकिन अगर साइलेंट पार्टनर छोड़ के जाए फिर बताने की जरूरत है कि हाँ भाई वो हमारा एक पार्टनर हुआ करता था जो ज्यादा बीच में इश्यूज में नहीं बोलता था, अब वो नहीं रहा। क्लियर? यानी अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा, वो दुनिया में तो रहा, हमारा पार्टनर नहीं रहा। बात कुछ कुछ समझ आई? एक दर्जा आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल पार्टनर, थोड़ा सा पार्टनर। नॉमिनल कहते हैं छोटी सी मामूली चीज को, थोड़ा सा पार्टनर। ये थोड़ा सा पार्टनर कौन सा होता है? जिसका सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल फार्मेसीज में होती है। फार्मेसी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक फार्मासिस्ट चाहिए होता है जिसके पास लाइसेंस हो कि वो ये काम कर सकता है। वो शख्स होता है जो पढ़ लिख के खास तालीम हासिल कर चुका होता है। जो पढ़ लिख के तालीम हासिल कर चुका होता है उसके पास पैसे नहीं होते, और जिनके पास पैसे होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। ये एक अजीब सा दस्तूर है कि तो जो बिजनेस कर रहा है उसके पास पैसा है, वो इसलिए बिजनेस कर रहा है कि उसके पास पैसा है और तालीम नहीं है, और जिसके पास तालीम है उसको ये इजाजत है। तो फार्मेसी की तालीम लेने वाले को ये इजाजत है कि वो फार्मेसी का बिजनेस शुरू कर सकता है, बट उस गरीब के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो बिजनेस शुरू कर सके। और जिनके पास पैसे हैं उनके पास वो चेहरा नहीं, वो शक्ल नहीं जिसके ऊपर लाइसेंस मिले। अब उन्हें शक्ल चाहिए, एक तख्ती चाहिए जो फार्मेसी की दुकान पे साइड पे करके लगी हुई हो कि ये फार्मेसी ये वाले फार्मासिस्ट भाई के नाम पे रजिस्टर है। उनको बंदा बस इतना ही चाहिए, उसकी वो क्या कहते हैं, वो हिंदी में उसकी मुंडी चाहिए, सिर्फ ना मतलब चेहरा नजर आना चाहिए तस्वीर के ऊपर, वो तस्वीर लटका दें और नीचे लिख दें कि ये भाई साहब के नाम पे लाइसेंस है। अब ऑब्वियसली अगर एक बंदे के नाम पे लाइसेंस है और कल को ये गलत ड्रग्स बेचे तो फंसेगा तो वो जिसके नाम पे लाइसेंस है। तो वो बंदा कहता है देखो मेरी तालीम नौकरी में मेरे काम आई या नहीं आई, लेकिन मेरी डिग्री मेरे काम जरूर आ गई, इस डिग्री से एक बिजनेस चल सकता है। तो ठीक है, तुमने जितने लाख से जितने करोड़ से जैसे मर्जी करना है, जो मर्जी करना है करो, मैं अपना नाम तो मैं देता हूं, मुझे प्रॉफिट का 2% दे दिया। प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, 2% इतना हल्का नहीं होता, और वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो मतलब अगर एक फार्मेसी का प्रॉफिट 25 लाख है महीने का, तो 25 लाख का 2% कितना बनता है? 50,000। तो 50,000 बगैर कुछ किए अगर मिल रहा है, नौकरी करके भी ना मिलता उसे, तो आप फौरन से ना इतने कमर्शियल हो गए कि नहीं ये क्या बात, 2% बस, डिग्री तो लें पहले। तो कहने का मतलब है कि वो पार्टनर जो थोड़ा सा पार्टनर है, आप समझ आया? थोड़ा सा पार्टनर वो दुनिया की नजर में बहरहाल पार्टनर है, ये लोग भी उसे पार्टनर मानते हैं, लेकिन उसे कहते हैं भाई किबला आप दुकान पे आने की जहमत ना कीजिएगा, आप ज्यादा अपनी अकलमंदी मत दिखाइएगा, वो आपके पास होती तो आप बिजनेस करते। ठीक है, अभी आप जो है वो डिग्री हासिल करके बैठे हैं, आपकी डिग्री हमें चाहिए, आपका नाम हमें चाहिए, उसकी हम तख्ती दीवार पे लगा देंगे और उसकी वजह से हम आपको अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा दे देंगे, आप बहरहाल हमारे पार्टनर हैं। अब ये सिर्फ शेयर वो नहीं ले रहा, ये पूरा पार्टनर है। और कल को अगर किसी भी पार्टनर के किसी भी एक्ट से कोई भी नुकसान हुआ तो ये उतना ही जिम्मेदार है जितना बाकी सब है। इसी चीज के वो पैसे ले रहा है कि वो अपना नाम दे रहा है। तो नॉमिनल पार्टनर ऐसा होता है जो सिर्फ अपना नाम देता है, कई दफा अपनी गुडविल देते हैं, कई दफा फ्रेंचाइजीज में एक बड़ा अच्छा बिजनेस चल पड़ता है तो वो अपना नाम आगे दे देता है कि आप मेरा नाम यूज करके अपनी दुकान शुरू कर दें, बट रूल्स मेरे होंगे, सिस्टम मेरा होगा, वो कुछ चीजें डिफाइन कर देते हैं, इसको हम नॉर्मली फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट कहते हैं।
नॉर्मली। उसमें कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा अपना सिर्फ नाम दे आपको, ना डे टू डे अफेयर्स में बैठे ना कुछ और, तो वो बन जाता है नॉमिनल पार्टनर। डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट्स, यानी कि ये किसी भी किस्म का कैपिटल नहीं प्रोवाइड करता, ना ही किसी किस्म का इसकी वजह से प्रॉफिट में कोई बनता है, यानी कि इसने ना प्रॉफिट कमाने में कोई मदद की ना कैपिटल में कोई मदद की। बट लेंड्स हिज नेम टू फर्म, ये फर्म को अपना नाम दे देता है। ही अलोंग विद अदर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर फॉर ऑल डेट्स ऑफ द फर्म। ये पार्टनर तो है थोड़ा सा जी। ब्रांड एम्बेसडर आ सकता है अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से कहा हो कि आप मेरे पार्टनर बन जाएं और आपके नाम का हम आपको प्रॉफिट में इतना हिस्सा देंगे। तो कई दफा एक छोटा ब्रांड जो है वो बेचारे को चाहिए होता है कि जी उसका ब्रांड चले, लोग यूज करें, तो क्या करते हैं किसी फेमस सेलिब्रिटी से बात करते हैं कि जी आप अपने नाम को हमारे साथ एसोसिएट कर दें और इस चीज का हम आपको पैसे देंगे, प्रॉफिट का हिस्सा देंगे और आप हमारे पार्टनर होंगे। फिर दुनिया को बता देते हैं कि ये बंदे की फर्म है। अगर आप दुनिया से कहें कि ये बंदा सिर्फ हमारे साथ है, सिर्फ उसके लिए मशहूरी के लिए, तो फिर वो पार्टनर नहीं है। पार्टनर वो है जिसको दुनिया की नजर में आप कह दें कि हाँ भाई ये हमारा पार्टनर है। फार्मेसी वाले ये नहीं कह सकते वो तो एम हमने शुगर में तस्वीर लगाई हुई है। वो तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आपके पार्टनर्स में से एक के पास लाइसेंस होना चाहिए कि वो फार्मेसी कर सके। नॉमिनल पार्टनर समझ आया? थोड़ा सा पार्टनर। तो फार्मेसी अगर वो गलत ड्रग्स बेचने लग जाए, अगर फार्मेसी गलत ड्रग्स बेचने लग जाए फिर तो मतलब उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। लाइसेंस उसी का कैंसिल होगा। इसी चीज के तो पैसे ले रहा है वो। ये जो महीने के 50,000 के करीब ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? ये रिस्क है ना, ठीक है, कि वो दवाइयां गलत अगर बेची जाएं तो उसमें फिर वो जिम्मेदार होगा। तो जिम्मेदारी उसकी बिल्कुल पार्टनर्स वाली है। नाम देता है तो सर अगर वो जी, अगर वो अपना नाम दे और हम उसको कहें कि तुम्हें हम सैलरी दिया करेंगे, एक फिक्स सैलरी दिया करेंगे, उसका प्रॉफिट से ताल्लुक खत्म हो जाए, तो फिर वो पार्टनर नहीं रहेगा। क्योंकि पार्टनर के लिए प्रॉफिट का ताल्लुक तो बड़ी मैंडेटरी शर्त है। क्लियर? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, लो जी ये तो आपको पहले से ही पता है। कुछ ऐसे पार्टनर्स होंगे जो लॉस के हिस्सेदार नहीं होंगे, सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। यानी हमने कहा ना प्रॉफिट का हिस्सेदार होना हर किसी के लिए शर्त है, लॉस का हिस्सेदार कोई होगा कोई नहीं होगा। तो ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये दो पार्टनर जो है ना ये सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, इनको लॉसेस का हिस्सा नहीं जाएगा, तो फिर वो प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। लेकिन थर्ड पार्टी उनको पकड़ के रिकवर कर ले तो वो थर्ड पार्टी को तो बेचारे दे देंगे पहले, फिर क्या करेंगे? बाकियों से रिकवर करेंगे कि भाई हम तो लॉस के हिस्सेदार नहीं थे, लेकिन दूसरों की नजर में तो हम सब बराबर हैं, उन्होंने मेरे से रिकवर कर लिया, अब तुम लोग ये पैसे मुझे वापस करो। तो ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सब पार्टनर, सब पार्टनर का आगे से पार्टनर, तीन लोग हैं आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक बंदे के जिम्मे है कि तुम्हें 40% प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, तुमने ये 25 काम करने हैं। उसने कहा ठीक है। अपने एक दोस्त से रब्ता किया, उसने कहा कि तुम 15 काम मेरे लिए कर दो, मैं तुम्हें 20% प्रॉफिट का दे दूंगा उस फर्म का, मैं अपने हिस्से में से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तो एक पार्टनर ने अपने तौर पे अपना एक छोटा सा पार्टनर बना लिया अपने हिस्से में से, ये मेन पार्टनर नहीं काउंट होगा। सब पार्टनर का मतलब है कि अगर पार्टनर्स में से कोई एक बगैर बाकियों को बताए अपना किसी और बंदे के साथ अरेंजमेंट कर ले और उसको अपने हिस्से का पार्टनर बना दे, तो इस चीज से वो बंदा वो जो इसके साथ अटैच है वो पार्टनर नहीं बन जाता। तो ये जैसे हमने कहा कि पार्टनरशिप में ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं। अगर डी अपने तौर पे किसी और सब डी किसी और शख्स को अपने साथ एक पार्टनर बना लेता है और वो डी के हिस्से में से ही शेयर हो रहा है और सिर्फ डी को ही पता है, ए बी और सी को नहीं पता, तो वो इनकी नजर में पार्टनर नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर अपने तौर पे एक देसी अरेंजमेंट करता है और एक बंदे को अपने अंडर ले आता है। जिसको वो अपने साथ ले आता है वो सब पार्टनर कहलाता है, वो मेन पार्टनर नहीं होता। और रजामंदी बाकियों की नहीं होती। हाँ, अगर वो इतना अच्छा काम करता है और ये सबसे मुलाकात कराता है, जी बड़ा अच्छा बंदा है, ये बड़ा अच्छा काम करेगा, वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है काम करते हैं, तुम्हारा 40% हमने तय किया हुआ ना, 20% तुम्हारा, 20% हिस्सा, इसको भी हम पार्टनर के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं।
तो अभी जिसको उन्होंने पार्टनर के तौर पे ओके नहीं किया वो पार्टनर नहीं है, लेकिन पार्टनर्स में से एक बंदे का मानना है कि ये मेरा पार्टनर है, तो ठीक है, फिर वो उसी का ही पार्टनर है। उसके एक्शंस के लिए वही पार्टनर जिम्मेदार होगा, बाकी फर्म वाले जिम्मेदार। एक दफा इसकी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं ताकि कल आप पढ़ के आए तो परेशान ना हो। परेशान ना हो, ये मैं एंड पे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, इस पे मत घबराएं। नीचे देखें ट्यूटर नोट लिखा हुआ है, द कांसेप्ट इज एक्सप्लेन लेटर ऑनवर्ड टॉपिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सब पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर एग्री टू शेयर हिज प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम फर्म विद अ स्ट्रेंजर, फर्म वालों के लिए तो अजनबी है ना, जब पार्टनर में से एक अपने हिस्से का प्रॉफिट किसी अजनबी से शेयर करने की बात कर लेता है। सब पार्टनर इज नॉट कनेक्टेड विद फर्म, फर्म से कनेक्टेड नहीं है, कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ अ पार्टनर, वो अपने आप को पार्टनर नहीं कह सकता। he has no right against the firm nor is he liable for the acts of the firm, ना फर्म की तरफ उसका राइट, ना उसकी वजह से फर्म बाउंड, यानी कि वो पार्टनर है ही नहीं। तो ये जो सब पार्टनर है, हम इसको इखलाकन पार्टनर कह रहे हैं कि पार्टनर का पार्टनर है, लेकिन टेक्निकली लीगली ये पार्टनर नहीं है, ये एक पार्टनर का अपना जाती पार्टनर है। अब जब आप इसे देखेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे तो कुछ और चीजें भी जहन में आएंगी। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं होता, या अभी आपने घर जाके जरा ठंडे दिमाग से नहीं पढ़ा होता, और बीच बीच में सवाल आपके जब आते हैं तो उसकी वजह से फिर होता ये है कि कई दफा कुछ सवालों में मैं कहता हूँ यार ये सवाल तो अभी थोड़ी पहले मैंने बताया था, ये भी थोड़े पहले, तो कुछ अहम चीजें मिस हो जाती हैं। आपने एक दफा पढ़ना क्या, पहले मैं वो बता दूं, किताब दिखाएं जरा। ये जो सब पार्टनर है ये प्राइवेट है। काश आपने सुना होता, मैंने अभी थोड़ा मैंने कहा था मैं अभी एक दफा बता दूं फिर मैं सवाल। जी, आप लोगों ने क्या पढ़ना है, काश आप लोगों को सादा उर्दू समझ आती हो। पेज 52, पेज 52 पे टेबल के नीचे वाली बातें आप पढ़ सकते हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप से ऊपर ऊपर तक दो हेडिंग है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। मैंने कोशिश की है अवाम की फरमाइश पे कि यही वाले अल्फाज उठा के मैं स्लाइड पे डाल देता हूं, ताकि पहले मैं प्रेजेंटेशन अपने तरीके से रखता था, लेकिन आप लोगों ने कहा सर हमें वही दिखाया करें जो घर जाके पढ़ना है, ताकि घर जाके भी ना पढ़ना पड़े। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमने नहीं पढ़ी। पेज 53 पे टाइप ऑफ पार्टनर्स में से जो आखिरी टाइप है ना, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, इस पे सीएफ लिख दें, कैरी फॉरवर्ड लिख दें। ये अभी हमने नहीं पढ़ा और ना अभी हमने पढ़ना है, ये हमने चैप्टर 13 में डिटेल से पढ़ना है। ये पूरी एक दो कैटेगरीज की अच्छी खासी बहस है, तो इसको हम लोगों ने आगे जाके पढ़ना है। पीछे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये अभी आप लोगों ने नहीं देखना, कल के टॉपिक के साथ हम ये सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप 51 पे हैं, 3 बुलेट्स, ये भी नहीं पढ़नी है आपने, और टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स नहीं पढ़नी। पार्टनर्स की टाइप में जो आखिरी टाइप है बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, वो अभी नहीं देखनी और वो कल भी नहीं देखनी, वो हमने आगे जाके देखनी है। ठीक है जी, बताइए आपका कैसा हुआ। सब पार्टनर प्राइवेट है। जरूरी नहीं है ट्रांसफर, ये भी आपको समझ कब आया है,